अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की जो पिटीशन है वो मंजूर हो चुकी है समाअत के लिए। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बेंच क्या कंस्टिट्यूट करता है और उसके बाद बेंच कंस्टिट्यूशन के बाद क्या मुतवक्के फैसला हो सकता है। तो इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जो अटॉर्नी जनरल अभी 2 दिन पहले मुस्तफ़ी हुए हैं। तो हम इस इशू के ऊपर भी बात करेंगे कि माजी में कब कब अदालतें अपनी मनपसंद और मर्जी का हुकूमत को प्रेशराइज करके अटॉर्नी जनरल लगवाती रही हैं। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि क्या इलेक्शन वाकई 30 अप्रैल को होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, और अगर नहीं होने जा रहे तो कब इलेक्शन मुतवक्के हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम तीन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो अभी ये जो पीटीआई की तरफ से पिटीशन दायर की गई है उसके ऊपर, कि सुप्रीम कोर्ट अब इसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बेंच क्या कंस्टिट्यूट करती है। असूलन होना तो ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फुल कोर्ट है इस मुकदमे की समाअत करनी चाहिए, क्योंकि जितनी अहमियत का हामिल ये मुकदमा है इलेक्शन ताख़ीर वाला, और ख़ास तौर पे मौजूदा हालात में ये पाकिस्तान की सिमत को मुतय्यन करेगा, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फुल जो कोर्ट है उसको ये मुकदमा की समाअत करनी चाहिए। लेकिन असूलों की पासदारी यहाँ पे पाकिस्तान में पहले किसने की है? असूलन तो ये जो सीसीपीओ लाहौर थे गुलाम महमूद डोगर, उनका केस सुप्रीम कोर्ट का सुनना बनता ही नहीं था। आर्टिकल 212 के तहत आइन में ये दर्ज है कि ये जितने भी सर्विसेज मैटर्स के मुकदमात हैं वो पहले सर्विसेज ट्रिब्यूनल में जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। लेकिन यहाँ असूलों की पहले किसने सुनी है? सुप्रीम कोर्ट में दो जज साहबान ने ये सीसीपीओ की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुकदमा सुन लिया, और उसी मुकदमे में सुबहान अल्लाह उन्होंने चीफ जस्टिस से ये जो है वो दरख्वास्त भी कर दी कि इसका सुओ मोटो लिया जाए कि इलेक्शन की ताख़ीर क्यों हो रही है। एक टोटली इर्रेलेवेंट मुकदमे में सुओ मोटो की जो है वो दरख्वास्त की जाती है, और चीफ जस्टिस साहब भी मन्नो अन वो जो दरख्वास्त है मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की वो कबूल फरमाते हुए ये मुकदमा जो है वो सुओ मोटो ले लेते हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच कंस्टिट्यूट किया गया था 7 रुकनी, उसमें से 2 मेंबरान ने इसके ऊपर बाकायदा एतराज़ किया कि ये चीफ जस्टिस का सुओ मोटो बनता ही नहीं है। इसी बुनियाद पे, उनके एतराज़ की बुनियाद पे चीफ जस्टिस साहब ने उनको बेंच से हटा दिया। और उसके बाद जो 2 जज साहिबान थे वो वैसे ही उनके ऊपर एतराज़ किया गया था हुकूमत की तरफ से, तो वो वैसे ही अलहदा हो गए थे। फिर उसके बाद जो बेंच बाकी बचा था वो उन्होंने ये हुकूमत को जो है वो ये अहकाम जारी कर दिए कि इलेक्शन कमीशन को कि 30 अप्रैल तक जो डेट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं बताई गई, लेकिन सदर और उसकी तरफ कहा गया कि सदर इसका जो है फैसला करें कि इलेक्शन कब होने हैं। तो ये तो असूलन तो वो जिस मुकदमे की बुनियाद पे सुओ मोटो लिया गया था वो मुकदमा ही सुप्रीम कोर्ट के सुनने का बनता नहीं था। जो रिस्ट्रिक्शन में उस टाइम नहीं आता था कि आर्टिकल 212 के तहत ये पहले सर्विस ट्रिब्यूनल में ये मैटर जाता और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आता, लेकिन ऐसा यहाँ पाकिस्तान में होता नहीं है। पाकिस्तान का एक बुनियादी जो मसला मेरे नज़दीक वो ये है कि कोई भी इदारा पाकिस्तान के अंदर अपनी आइनी हदूद में रहने को इस काबिल नहीं समझता कि अपनी हदूद में रह के अपने काम करे, बल्कि वो हमेशा से उसकी यही कोशिश होती है कि जो दूसरों के अख्तियारात हैं उसको भी सलब किया जाए। अब आइन के तहत आर्टिकल 83 और आर्टिकल 123 के तहत जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को आइनी पावर्स जो तफवीज़ की गई हैं आइन की तरफ से, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने सलब कर ली 1996 का जो अल जिहाद ट्रस्ट केस है उसके तहत। आप हालिया तारीख देख लें कि ये जो इलेक्शन के डस्का इलेक्शंस हुए थे उसमें मैसिव किस्म की धांधली हुई। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने वो जो तमाम इलेक्शन थे डस्का में वो नल एंड वाइट करार दे दिया, और तमाम जो जितने भी सरकारी अफसरान थे या जो जितने भी सरकारी अमला था उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने के अहकाम जारी किए सूबाई हुकूमत को। लेकिन ये अदालतें उस वक़्त जो है वो उनका लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से वो स्टे ऑर्डर दे के बैठी है लाहौर हाई कोर्ट उन तमाम जो सरकारी अफसरान थे उनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से। तो ये अदालत का जो सिलेक्टिव जो इंसाफ है वो हमेशा से पाकिस्तान का एक मसला रही है, और अब भी अदालतों की तरफ से आप देखें कि एक तरफ से ये शिकायत की जाती है कि दूसरे को आप ज़्यादा जो है वो इंसाफ, और इंसाफ का जो पलड़ा है या तराजू है वो कभी भी इक्वल नहीं रहा। जब तक इंसाफ का पलड़ा इक्वल नहीं होता तब तक इलेक्शन नहीं होते। ये जो मौजूदा पीडीएम की जमातें हैं वो भी इस हवाले से ये नारा लगाती आ रही हैं। तो पाकिस्तान की ये जो अदालतें हैं अगर उन्होंने अपना वक़ार को बहाल कराना है तो इक्वल जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है वो इंश्योर कराना होगा, अदरवाइज़ अदालतों के जो ये किरदार है उसके ऊपर सवालिया निशान उठते रहेंगे।
आज ये वाज़ेह हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे ही फैसले का हमेशा से आपने देखा होगा कि हालिया पिछले कुछ सालों से जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मखसूस बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो लोगों को पहले से ही उसके फैसले का भी पता चल जाता है और वो सोशल मीडिया के ऊपर पहले से ही फैसला बताना शुरू कर देते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक दरअसल बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से अगर लोग फैसला समझना शुरू कर दें, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो इंसाफ का मयार है उसके ऊपर ना सिर्फ सवालिया निशान है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा उनके जो इदारा है जुडिशरी का, उसके लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। इसलिए जो इम्पार्शियलिटी शो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, वो या तो फुल कोर्ट के तहत, क्योंकि ये जितनी अहमियत का हामिल मुकदमा है उसके लिए फुल कोर्ट ही सबसे बेहतर होगा, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनकी इम्पार्शियलिटी के ऊपर कोई सवाल ना उठा सके। मेरी जितनी भी लीगल एक्सपर्ट्स और माहिरीन से बात हुई है, उनसे एक बात तो वाज़ेह है, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हत्तुल इम्कान ये कोशिश करेगी कि इसके ऊपर कोई ऐसा फैसला ना दे कि फिर लोग इसके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दें। और जो इन लीगल एक्सपर्ट से बात करके जो मुझे अंदाज़ा हुआ है, वो ये कहते हैं कि ये जो भी फैसला होगा, इसमें स्टेक होल्डर्स तमाम को बिठा के जो उनकी असेसमेंट है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी, कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के जो भी होगा कि आपस में मिल बैठ के ये तय कर लें कि कब इलेक्शंस कराने चाहिए, क्योंकि बहरहाल इसमें कुछ ऐसे मामलात या ऐसे पॉइंट्स हैं कि अभी 2 सूबों के इलेक्शंस अभी करा दें और फिर 4-5 महीने के बाद जो दूसरे सूबों और कौमी असम्बली का इलेक्शन कराएँ, तो ये वाक़ई एक तो जो पाकिस्तान के मौजूदा इक़्तिसादी हालात हैं, आप उनको भी मद्देनज़र रखें कि सिर्फ़ चंद दिन पहले हुकूमत ने जो पेट्रोल की सब्सिडी के हवाले से अनाउंस किया, तो आईएमएफ ने वो दोबारा से अपना जो प्रोग्राम है, उसको हुकूमत को ये पैगाम भेजा है कि ये विथड्रॉ करें, अदरवाइज़ फिर हम जो आईएमएफ का जो पैकेज है, उसके हवाले से दोबारा से फिर वो नहीं हो सकता है, रिज़्यूम नहीं हो सकता। तो ये इतने बड़े जो अखराजात करके कि 20-25 बिलियन रुपीस जो है अरब रुपए, वो अभी से 2 सूबों के लिए इलेक्शंस के लिए खर्च करें और उसके बाद फिर चंद माह के बाद 2 सूबों और कौमी असम्बली के लिए फिर दोबारा से एक 30-40 अरब रुपए वो खर्च करें, तो पाकिस्तान इस वक़्त जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी उम्मीद है कि इसके वो जो है वो नज़र अपने ज़हन में रखते हुए ये कोई इस तरह का फ़ैसला देंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरी इन लीगल एक्सपर्ट से बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट बहरहाल एक लिमिट से आगे वो नहीं जाएगा और ये तमाम स्टेक होल्डर्स को जो एक सुप्रीम कोर्ट का मुतवक्किल फ़ैसला यही हो सकता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के ये इलेक्शन की बाहमी एक कंसेंसस डेवलप करके तारीख तय करना होगी। अदरवाइज़ ये फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवालात उठेंगे अगर कोई इस तरह का अपनी तरफ से फ़ैसला दे देती है कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शंस कराए जाएँ। अब बात करते हैं कि किस तरह अदालतें अपने मनपसंद अटॉर्नी जनरल लगाते हैं हुकूमत को प्रेशराइज़ करके। अगर हम हालिया जो अदालती तारीख है और उसके अटॉर्नी जनरल्स का देख लें, तो 1996 में उस टाइम जस्टिस सजाद अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। उन्होंने हुकूमत को प्रेशराइज़ करके अपनी मर्ज़ी का अटॉर्नी जनरल लगाया शहज़ाद जहांगीर साहब को। शहज़ाद जहांगीर साहब जब अटॉर्नी जनरल बने, तो उसके बाद हुकूमत की तरफ से एक नुमाइंदा उनसे मिलने गया ब्रीफिंग देने कि हुकूमत की क्या पॉलिसी है, अदलिया के हवाले से या हुकूमत के क्या स्टैंड्स हैं, मुख्तलिफ जो केसेस चल रहे थे उनके हवाले से। तो जो उस टाइम अटॉर्नी जनरल थे शहज़ाद जहांगीर साहब, उन्होंने जो हुकूमती नुमाइंदा था उसको ये बताया कि आप बेफ़िक्र हो जाएँ। चीफ़ जस्टिस जो सजाद अली शाह साहब हैं, मेरे उनके साथ बड़े अच्छे मरासिम हैं, फैमिली टर्म्स हैं और चीफ़ जस्टिस साहब तो मेरी बेटी की शादी पर भी लाहौर तशरीफ़ लाए थे, खुद उन्होंने अटेंड की थी। ये सुन के जो हुकूमत है उसकी वो परेशानी लाहक हो गई कि ये तो उनका बंदा है, ये हमें किसी भी मौके पे डिच कर सकता है। तो उन्होंने हुकूमत जो उस टाइम नून लीग की हुकूमत थी, उन्होंने शहज़ाद जहांगीर साहब को अटॉर्नी जनरल के ओहदे से हटा के अपनी मर्ज़ी का चौधरी फ़ारूक को अटॉर्नी जनरल लगा दिया। और अगर हालिया तारीख देखें तो इफ्तिखार चौधरी साहब जो सबसे पावरफुल जुडिशरी में जो फिगर समझे जाते हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने भी हुकूमत को अपनी मर्ज़ी का अटॉर्नी जनरल लगाने के लिए कहा और मुनीर मलिक साहब का नाम उन्होंने पेश किया इफ्तिखार चौधरी ने बतौर अटॉर्नी जनरल के। मुनीर मलिक साहब ने ये ओहदा कबूल तो कर लिया, लेकिन कुछ अरसे के बाद जो मुख्तलिफ मेरी लोगों से बात हुई कि वो मुनीर मलिक साहब इतने ज़्यादा तंग आ गए कि उनको भी मुस्तफ़ी होना पड़ा। जो उस टाइम इफ्तिखार चौधरी साहब की मुख्तलिफ जो डिमांड्स के ऊपर और उसके हवाले से वो इतने तंग आ गए कि उन्होंने मुस्तफ़ी होना इसमें बेहतर समझा। तो ये जो अटॉर्नी जनरल लगाने का अदलिया हमेशा से प्रेशराइज़ करती आ रही है, ये सिलसिला अभी से नहीं है।
अभी हाल ही में हुकूमत ने एक पहले अटॉर्नी जनरल का नाम दिया, प्रेसिडेंट की तरफ से समरी गई, वो अदलिया की तरफ से रिजेक्ट हो गई, फिर उनके बाद जो अदालत की तरफ से या सुप्रीम चीफ जस्टिस की तरफ से ये मुख्तलिफ मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है कि उनके नॉमिनेट करदा या उनका बताया हुआ अटॉर्नी जनरल लगाया, वो भी अब 2 दिन बाद 2 दिन पहले मुस्तफ़ी हो गए हैं। तो ये अदालतें अब अपनी पसंद जो है वो अटॉर्नी जनरल लगवाने के हवाले से भी हुकूमत को डिक्टेट करती हैं। बढ़ते हैं प्रोग्राम के आखिरी जो पार्ट है उसकी तरफ कि क्या वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले बल्कि 2 हफ्ते पहले एक प्रोग्राम किया था जब ये इलेक्शन कमीशन तब नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा रहे थे और मुख्तलिफ जो मीटिंग्स हो रही थी उस टाइम ही मैंने बताया था कि 10 वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शंस मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो मैं आज भी उन्हीं वजूहात की बुनियाद पे इस बात पे कायम हूँ कि इलेक्शंस मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे अहम स्टेक होल्डर है वो फ़ौज है। फ़ौज नहीं चाहती कि इस टाइम इलेक्शंस हों। एक तो जो मौजूदा इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल है और ख़ास तौर पे जो आईएमएफ के साथ आपका प्रोग्राम है वो इस टाइम स्टक है और अगर ये हुकूमत ये अनाउंस कर देती है कि ये भी कौमी असम्बली के लिए भी इलेक्शंस इकट्ठे होंगे, तो जो आईएमएफ के साथ डील है वो कौन करेगा और ख़ास तौर पे मौजूदा इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल में और उसके साथ-साथ जो फ़ौज है वो भी नहीं चाहेगी कि 1 साल में 2 दफ़ा जो है वो उनकी एक मैसिव पैमाने के ऊपर फ़ौज की जो है वो डिप्लॉयमेंट हो मुल्क भर में। तो ये फ़ौज भी नहीं चाह रही, एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाह रही कि इलेक्शंस इस टाइम जो मौजूदा अप्रैल था उसमें हों या फिर अक्टूबर का भी देखा जाएगा कि ख़ैर वो भी एक मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है कि अक्टूबर में भी इलेक्शंस हों, लेकिन मौजूदा जो अप्रैल वाली डेट थी उसमें इलेक्शंस किसी सूरत में भी नहीं हो सकते और सुप्रीम कोर्ट भी एक्सट्रीम पे नहीं जाएगी मेरे ख़्याल में, कोई इस तरह की हुकूमत को कंटेम्प्ट भेजने के हवाले से या कि हर सूरत में जो उसने सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकामात की बजावरी के लिए हुकूमत को प्रेशराइज़ करना हो। सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना होगा कि जो मुल्क के मौजूदा मुआशी सूरत-ए-हाल है उसमें इलेक्शंस पॉसिबल नज़र नहीं आ रहे। मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट यही जो मुतवक्किल फ़ैसला हो सकता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको यही अहकाम जारी किए जाएँ कि मिल बैठ के एक मुत्तफ़िक़ा तारीख़ तय कर लें इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि ये जो मौजूदा मुआशी सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता कि इलेक्शंस जो मुल्क भर में मुख्तलिफ डेट्स में या मुख्तलिफ तारीखों में हो जाएँ। ख़ास तौर पे अभी पंजाब का 30 अप्रैल का है, उसके बाद जो केपीके है वो उन्होंने मई की किसी कोई डेट दी है, फिर उसके बाद सूबाई 2 सूबों के अलहदा से इलेक्शंस होंगे और उसके बाद फिर जो मरकज़ है या कौमी असम्बली के इलेक्शंस हैं वो किसी और डेट को होंगे। ये पाकिस्तान कोई ना ही एक अमीर मुल्क है बल्कि जो इक़्तिसादी तौर पे बुरे हालात में ये पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता। इसलिए पीटीआई के पास भी एक वाहिद जो ऑप्शंस बचती है वो यही है कि ये जो डायलॉग की मेज़ है उसके ऊपर बैठ के ये तमाम जो मामलात हैं आपस में मिल बैठ के तय करें, बजाय इसके कि वो किसी थर्ड फ़ोर्स को जो है वो इनवाइट करें कि वो डंडा लेके इनको बिठाए और फिर तमाम मामलात को हल कराए। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।